Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to start a new series for class 6 new NCERT of Hindi textbook. हिंदी टेक्स्ट नई आ गई है जिसका नाम है मल्हार. हम इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं. चलिए इसका इंडेक्स देख लेते हैं. वैसे इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे यानी चैप्टर 1 मातृभूमि. इंडेक्स में आप देख सकते हैं टोटल 13 चैप्टर हैं. आज के वीडियो में चैप्टर 1 मातृभूमि एक कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है, ये हम पढ़ेंगे. और पुष्प की अभिलाषा, ये भी एक पोयम दी गई है छोटी सी जो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है. ये दोनों कविताएं आज के पाठ में हम करने वाले हैं और इसकी वर्कशीट भी देखेंगे. चलिए हम अपनी कविता मातृभूमि के साथ शुरू करते हैं वीडियो को. मातृभूमि, मातृ मतलब माँ और भूमि मतलब जमीन. ये जमीन जहाँ हम रह रहे हैं इसको कवि ने मातृभूमि कहा है. मतलब माँ जैसी भूमि है ये हमारे लिए, क्योंकि हम यहीं रहते हैं. जैसे माँ हमारी जरूरतों का ख्याल रखती है, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, वैसे ही हमारे लिए ये हमारी मातृभूमि भी करती है. चलिए हम इस कविता को पार्ट्स में रीड करते हैं. ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है. भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके पहाड़, उसके जो पर्वत हैं इतने ऊंचे हैं कि मानो लगता है आकाश चूम रहे हैं. कवि ने अपने देश की प्रशंसा की है, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा की है इस कविता में. और आगे पढ़ते हैं. नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है. नीचे चरण, चरण मतलब होता है पैर. हमारे भारत के चरण कहाँ है? ये हिंद सागर में. सिंधु मतलब सागर. भारत के निचले हिस्से को कवि ने भारत के चरण कहा है यानी पैर, जिसे कि सिंधु यानी कि हिंद सागर दिन रात झूम कर और ऐसा लगता है भारत के जो चरण है उनको पखार रहा है. फिर आगे है. गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं. गंगा यमुना बहुत ही पवित्र नदियां हैं हमारे देश की. और त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियों का संगम, जहाँ तीन नदियां आकर मिलती हैं. ये सारी नदियां कल कल करके बहती रहती हैं. लहरना मतलब झूम झूम कर बहना. ठीक है. जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं. छहरना मतलब बिखरना. और जगमग जगमग करके हर पल, पग पग मतलब हर समय हर कदम पर अपनी सुंदर सी छटा, छटा मतलब खूबसूरती, निराली सी जो उनकी खूबसूरती है वो बिखेर रही हैं. आगे है. वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी. अपनी मातृभूमि को कवि पुण्य भूमि कह रहे हैं और स्वर्ण भूमि कह रहे हैं. आपको पता है हमारे देश को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था. सोने की चिड़िया कहने से मतलब है हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वह इतनी स्वर्णिम है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जिसको सोने जैसे मूल्यवान धातु के साथ कवि ने उसकी तुलना की है अपने देश की. वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी. कवि कहता है कि ये जो भूमि है मातृभूमि, ये मेरी माँ जैसी है और यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए ये मेरी जन्मभूमि भी है. फिर है. झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में. और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए और आगे कवि कह रहे हैं कि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं इनसे झरने इतने सारे झरझर करके बहते हैं. चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में. जंगल झाड़ जितने भी हैं उनमें इतनी रंग बिरंगी, इतनी तरीके की चिड़िया हैं और सब खुशी से चहक रही हैं, चहचहा रही हैं. फिर लिखा है. अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती हैं. अमराइयां मतलब होता है आम का बगीचा. तो इस आम के बगीचे में से कोयल ऐसा लगता है कुहू कुहू करके अपनी मधुर आवाज में किसी को पुकार रही है. बहती मलय पवन है तन मन संवारती है. मलय पवन दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मलय. और वहां से जो हवा बहती है वो बहुत सुगंधित वायु होती है. यहाँ कवि कहते हैं कि जो मलय पवन है वो बहकर और हमारे देश के तन मन यानी इस मातृभूमि के तन मन को संवारती है, उसको महकाती है, सुंदर बनाती है. फिर कवि कहते हैं. वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी वह जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी. कवि अपनी मातृभूमि को धर्म भूमि
और कर्म भूमि कहते हैं, क्योंकि सभी धर्म, अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले धर्म कवि इसी मातृभूमि पर निभा रहे हैं, इसीलिए इस मातृभूमि को कवि धर्म भूमि भी कह रहे हैं। और क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए जो भी कर्म करना है कवि को, वो इसी मातृभूमि पर कर रहे हैं, इसीलिए इसको कर्म भूमि भी कह रहे हैं। और जन्मभूमि और मातृभूमि तो हमने देखा कि कवि ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ है और यह भूमि माँ की तरह उनका लालन पोषण करती है। फिर है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। यहाँ इसी मातृभूमि में रघुपति यानी कि भगवान राम का जन्म हुआ और यहीं पर सीता जी का जन्म हुआ। सो इतने बड़े व्यक्तित्व हमारी इसी मातृभूमि में सबने जन्म लिया। और इसी मातृभूमि में श्री कृष्ण ने अपनी वंशी, वंशी यानी बांसुरी, बंसी से पुनीत, पुनीत मतलब होता है पवित्र, पवित्र गीता का पाठ पढ़ाया। सो श्री कृष्ण ने इसी मातृभूमि में हमें अपनी मधुर बंसी से गीता का पाठ पढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और इसी मातृभूमि का सुयश, सुयश मतलब होता है यश बढ़ाना। सो गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं ने इसी देश में जन्म लेकर, इसी मातृभूमि में जन्म लेकर इस मातृभूमि के सुयश को बढ़ाया है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दया सिखाई मतलब हमारे देश के जो व्यक्तित्व हैं, इन्होंने करुणा, दया मतलब दूसरों के प्रति कैसे हम अपने हृदय को दया से भर सकते हैं और दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं, ये सब हमारी इसी मातृभूमि ने जग को, जग मतलब दुनिया को सिखाया, जग को दिया दिखाया। और इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व ने कैसे इतने बड़े बड़े कर्म करके इस जग को दिया दिखाना मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश दिखाना। सो ज्ञान की बातें हमारे मातृभूमि से पूरी दुनिया को जानने को मिली, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व के जन्म लेने के कारण। तो कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कवि जो अपने जीवन के संघर्ष हैं वो इसी मातृभूमि पर जी रहे हैं। सो संघर्ष को उन्होंने युद्ध से तुलना करते हुए कहा है कि यही मातृभूमि है जहां मैं अपने जीवन के संघर्षों को निभा रहा हूँ। और यहाँ बुद्ध जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है, इसीलिए इसे बुद्ध भूमि भी कहा जा रहा है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सो कवि कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी मातृभूमि भी है। सो ये प्यारी सी कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम कवि का परिचय देख लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। सो इनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म 1906 में लगभग हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1988 में हुई थी। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हुआ था। आधिपत्य मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है, तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हुआ था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। वो भारत के गौरव की गाथा लिखते थे, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत आवाज उठाई अपनी लेखनी से। और देशभक्ति उनका प्रिय विषय था। देशभक्ति के ऊपर वो बहुत सारी कविताएं और रचनाएं लिखते थे। उनकी और भी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो ये सब कुछ और कविताएं और इनकी रचनाएं हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। आगे है पाठ से। आइए अब इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाना है आपको। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, जो सही ऑप्शन है वहां स्टार बनाएंगे। तो पहला है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। चरण आया है, हिमालय आया है, वंशी आया है या सिंधु आया है। सो सिंधु जो आया है वो हिंद महासागर के लिए आया है। ठीक है। अगला है, मातृभूमि में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो देखो, महापुरुषों की जय भी की गई है और प्राकृतिक सुंदरता को भी बताया गया है। लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि भारत की प्रशंसा की गई है, मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ क्योंकि महापुरुष और प्राकृतिक सुंदरता ये तो भारत में ही आते हैं ना, तो भारत की प्रशंसा की गई है ना। तो यहाँ स्टार बनाया मैंने। अगला है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो मैंने आपको कारण बता दिए हैं कि ये उत्तर मैंने क्यों चुने हैं। आपको जो भी लगता है वो आप
मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी सूझबूझ से आंसर देना है। अगला है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों का संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। सो हमें मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, शब्द को हमें सही अर्थ से मिलाना है यानी वर्ड मीनिंग है। तो पहला है हिमालय। तो देखिए मैं यहाँ मैच नहीं करूंगी क्योंकि स्पेस इसमें कम है, तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ। तो हिमालय है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। पर्वत श्रृंखला है उत्तरी हिस्से में भारत के, जो मैंने आपको मैप पे दिखाया भी था। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर मलय पवन, ये मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को हम मलय पवन कहते हैं। तो तीसरा, सिंधु क्या है? समुद्र एक नदी का नाम। वैसे इस कविता में सिंधु समुद्र को कहा गया है, हिंद सागर को, और सिंधु एक नदी का नाम भी है, ठीक है। फिर है गंगा यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियां, तो 5 नंबर। फिर रघुपति यानी राजा राम की बात कर रहे हैं जो दशरथ के पुत्र थे, तो ये आ जाएगा 6th नंबर। फिर है श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र, वासुदेव भी इनका नाम है, तो 7। फिर सीता, जनक की पुत्री जानकी, इनका नाम जानकी भी है, तो 8th नंबर। फिर गीता, गीता क्या है? सो एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। महाभारत के युद्ध में जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया वो सब गीता में लिखा हुआ है। तो यहाँ 9th लिख देते हैं। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ। आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए भी। पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़कर हमें उनका अर्थ बताना है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सो इसका अर्थ है कवि अपने देश यानी मातृभूमि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये मातृभूमि उनकी युद्ध भूमि है, जो कि उनके जीवन के जो भी संघर्ष हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। सो संघर्ष को उन्होंने युद्ध से तुलना करते हुए कहा है कि ये युद्ध भूमि है उनकी, और यही वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसीलिए इसे बुद्ध भूमि कहा गया है। और ऐसी पावन भूमि पर कवि ने जन्म लिया है, इसीलिए कवि ने इसको जन्मभूमि और माँ के समान होने के कारण मातृभूमि कहा है। सो यही अर्थ है। आपको क्या अर्थ समझ में आया वो आप बता सकते हैं। आगे है सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न है। पहला है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हमें इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो कोयल कहाँ रहती है? तो आपने देखा था अमराइयां घनी है ना। सो अमराइयां मतलब कोयल अमराई या आम के बगीचे में रहती है। फिर तनमन कौन संवारती है? सो मलय पवन है तनमन संवारती है ना। सो मलय पवन तनमन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। सो झरने पहाड़ियों से झरते हैं या पहाड़ियों में झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? वंशी पुनित गीता, श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई। फिर गौतम ने किसका यश बढ़ाया? सो हमने देखा था गौतम ने मातृभूमि में जन्म लेकर इस मातृभूमि का सुयश बढ़ाया, है ना। सो यह सारी पंक्तियां हमारी पोयम से ही ली गई थी। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां लहर रही हैं, पग पग छह रही हैं। देखो, लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या जोश, इन सबको हम लहर बोलते हैं। छहर मतलब होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कोई चीज बिखर जाती है तो हम छहर बोलते हैं। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। तो पहला है, कहाँ कहाँ छटा छह रही है। कहाँ कहाँ छटा छह रही है तो हमने देखा था निराली जगमग छटा पग पग छहर रही है, पग पग इसका उत्तर है। फिर किसका पानी लहर रहा है? नदियां लहर रही हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी नदियों का पानी लहर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। देखो, यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए यूज हुआ है। कभी कभी कवि कविता को और सुंदर और रोचक बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्द को ऐसे तोड़ मरोड़ करते रहते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान
से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा करना है और लिखना है। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक दिया हुआ है ना, तो आप कोई भी पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इस वाले पैराग्राफ में देखिए, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। सो कविता में तुकबंदी के लिए देखिए, इन दो शब्दों को पढ़िए, सीता गीता, है ना। सो ऐसे तुकबंदी वाले शब्द यूज होते हैं। ऐसे ही गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, बढ़ाया दिखाया। तो ऐसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तुकबंदी करना, ताकि कविता बहुत सुंदर लग सके पढ़ने में। ठीक है। फिर है मिलान। यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग दिए हुए हमें। स्तंभ ए और स्तंभ बी में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को मैं रेखा खींचकर जोड़ना है। मैं यहाँ रेखा नहीं खींचूंगी क्योंकि स्पेस कम है, तो आप मिला लीजिएगा। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। तो पहला है यहाँ, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सो इसका मतलब है मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। फिर चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, मतलब वहां की जलवायु, मातृभूमि की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, चहक रहे हैं। फिर है अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती हैं। तो लिखा है यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। सो आप इससे मैच कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ दिया है, अनुमान या कल्पना से आपको अनुमान लगाना है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो पहला है, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। तो आपको अनुमान लगाना है। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि हर बच्चा एक अलग अलग अनुमान लगाएगा, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोयल बसंत ऋतु के आगमन के समय और गर्मी के दिनों में आम के झुरमुट के बीच से कुहू कुहू की मधुर आवाज में अपने परिजनों को पुकारती है। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने परिजनों, मतलब जो उनके पहचान के कोयल के लोग हैं, वो उनको पुकारती है। और ये किस समय पुकारती है, तो बसंत ऋतु जब आने वाली होती है या आम के सीजन में, आम के समय में पुकारती है। फिर है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। पवन किसका तनमन संवार रही है, वह ये कैसे करती है। सो पवन मातृभूमि का तनमन अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से संवार रही है। ठीक है। फिर आगे है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की भी सहायता ले सकते हैं। तो क्या करना है, पहला है, नीचे दिए गई पंक्तियों को पढ़िए पहले तो। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। देखो यहाँ, सो इन पंक्तियों में पग पग शब्द दो बार आया है। इसका अर्थ है, पग पग का अर्थ क्या है, हर पग या हर कदम पर, है ना। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें बताने हैं। पहला है घर घर, यानी हर घर में। बाल बाल मतलब हर बाल या हर बालक, बच्चे के लिए यहाँ बाल शब्द यूज हुआ है। सांस सांस मतलब हर सांस में। देश देश यानी हर देश में। पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत पर। तो ये इनके अर्थ हमने बता दिए। फिर है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ को पता कीजिए। सो हमें भूमि के साथ कुछ नए शब्द बनाने हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें संकेत के रूप में दिए हुए हैं। तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। इनमें से कुछ भी शब्द चुनकर आप भूमि के साथ जोड़कर शब्द बना सकते हैं। जैसे रणभूमि, युद्ध या लड़ाई के मैदान को हम रणभूमि कहते हैं। मरुभूमि यानी रेगिस्तान को हम मरुभूमि कहते हैं। तप भूमि, तपस्या करने के स्थान को हम तप भूमि कहते हैं। रंग भूमि, उत्सव मनाने के स्थान को हम रंग भूमि कहते हैं। जन्म भूमि, जहां पर किसी का जन्म हुआ हो उसे जन्म भूमि कहते हैं। यज्ञ भूमि, जहां पर यज्ञ किया जाता हो उसे यज्ञ भूमि कहते हैं। 6 ब्लैंक्स दिए थे, मैंने 6 शब्द बना दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो और भी शब्द बना सकते हैं। फिर है, थोड़ा भिन्न थोड़ा सामान। देखिए नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए, यहाँ कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है। कैसे, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, सिर्फ आ और ई की मात्रा का अंतर है। लेकिन इन मात्राओं के कारण शब्द का अर्थ ही बदल गया। दया मतलब होता है करुणा, है ना, एक सॉफ्ट फीलिंग। दिया मतलब होता है लैंप। तो कितना डिफरेंस हो गया एक मात्रा बदलने से। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे कि घड़ा और घड़ी,
घड़ा, पानी रखने का बर्तन, उसमें सिर्फ एक मात्रा चेंज हुई घड़ी, तो वॉच बन गई, है ना? सो ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढने हैं, तो मैंने एक दो शब्द ढूंढे हैं, आप और चाहें तो ढूंढ सकते हैं। जैसे दिन, दीन। दिन मतलब होता है जो नॉर्मल डे होता है हमारा। दीन मतलब होता है दुखी। सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई का डिफरेंस हुआ, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। मिल, मील। मिल मतलब होता है कुछ मिल जाता है, हम कुछ पा लेते हैं तो उसे मिल बोलते हैं या मिलना बोलते हैं। मील मतलब होता है, जैसे आप डिस्कस करते हैं मीटर, किलोमीटर, है ना? तो डिस्टेंस नापने की इकाई को हम मील बोलते हैं। पीला, पिला। पीला एक रंग होता है, और पिला क्या होता है? पीने की जो क्रिया है उसको हम पिला बोल रहे हैं यहाँ। आगे पाठ से आगे कुछ एक्टिविटीज दी गई है। आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की आपको विशेषता बतानी है। कुछ यहाँ हिंट्स दिए हैं, जैसे कि प्रकृति कैसी है, खान पान कैसा है, जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब वहाँ का क्लाइमेट, वेदर कैसा रहता है। प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप जहां भी रहते हैं वहां के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं भारत के इस राज्य में रहती हूँ। यहाँ जैसे मैंने मध्य प्रदेश दे दिया, जहाँ की जलवायु बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छी जलवायु है। यहाँ दाल बाटी प्रसिद्ध भोजन है। और यहाँ उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उनकी कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगती हैं, वो भी आपको बताना है। तो मुझे मेरी दादी बहुत ही प्यारी लगती हैं, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको जो आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर पसंद है उसके बारे में आप बताएंगे। मुझे वह बहुत दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। वह मेरे साथ खेलती हैं और मुझे बहुत सी कहानियां भी सुनाती हैं, इसीलिए वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, है ना? फिर है, वंशी से। वंशी मतलब मैंने आपको बताया था बांसुरी। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से पवित्र गीता का ज्ञान दिया। वंशी बांसुरी को कहते हैं, यहाँ मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। बांसुरी क्या है? हम उसमें मुंह से फूंक कर उसे बजाते हैं। वाद्य मतलब होता है बाजा। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इसके नाम हमें शब्द जाल में खोजने हैं और सही चित्र के नीचे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो चित्र है उसके आगे लिखा है अ। तो देखिए, अ से एक वाद्य यहाँ है, अलगोजा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अलगोजा। मैंने अ नहीं लिखा है क्योंकि अ पहले से लिख के दिया है। आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, अलगोजा। फिर है बीन, न लिख देंगे, ये रहा बीन। फिर बांसुरी, बा दी है सुरी, लिख देंगे, ये रहा बांसुरी। फिर सिंगी, सिंगी ये रहा। फिर शहनाई। फिर नाद स्वरम, नाद स्वरम। और फिर भंकोरा और शंख। ठीक है, तो ऐसे हमने शब्द ढूंढे इस वर्ग पहेली में और यहाँ पर लिख दिए। आगे हमें पहेली दी गई है, आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। कुछ अक्षर से हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। अक्षरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी उनका क्रम बदल सकते हैं। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए बनाकर दिया है। देखो नीचे क्रम संख्या, अक्षर और शब्द दिए हैं। पहला जैसे स, म, ह, ग, र। तो इनसे क्या शब्द बनाया इन्होंने? महासागर। फिर दिया है ह, म, य, ल। इससे मैंने बनाया हिमालय। ग, ग, गंगा। भ, त, र। इसे तो मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, भारत और भीतर। हम कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, तो मैंने दो शब्द बनाए। ल, क, य। तो इसे मैं कोयल बना सकती हूँ। फिर व, न, प। तो इसको लिख सकते हैं पवन या फिर पावन। पावन मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो ऐसे आप नए नए शब्द बना सकते हैं। अब है झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते और समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। देखिए, वंदे मातरम आप पोयम अपने प्रेयर के दौरान गाते होंगे। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन राष्ट्रीय गान है। ठीक है, सो इतना ही, जितना जनगण मन का इंपॉर्टेंस है उतना ही वंदे मातरम
गीत का भी इम्पोर्टेंस है इंडिया में। ये जो गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनकी एक रचना से लिया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी है तो वहां से लिया गया है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आधिपत्य कर रखा था, उस समय जो संघर्ष होता था उस वक्त ये गीत प्रेरणा देता था। तो चलिए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। वंदे मातरम का भावार्थ कि भाव क्या है, मीनिंग क्या है। वंदे मातरम मतलब हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये हमारी मातृभूमि की बात हो रही है। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम जल, तुम जल से भरी हुई हो। सुफलाम फल, तुम फलों से परिपूर्ण हो। मतलब हमारी मातृभूमि में इतनी नदियां हैं, इतने पानी के स्रोत हैं कि जल से भरी हुई है हमारी मातृभूमि। फलों से परिपूर्ण है, इतने वृक्ष हैं, इतने जंगल हैं कि फलों फूलों और जल से हमारी जो मातृभूमि है भरी हुई है। मलयज शीतलाम, अभी बताया मलाया से जो शीतल सुगंधित हवा बहती है वो तुम्हें सुसज्जित करती है। फिर है शस्य श्यामलाम मातरम, शस्य श्यामलाम मतलब तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय हो। वंदनीय मतलब तुम पूजनीय हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब है जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभ्यमान करता है। मतलब हमारी जो मातृभूमि है उसकी प्यारी सी रात्रि, रात को हमारा जो चांद है वो शोभ्यमान मतलब कि सजाता है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ इतने सारे बाग बगीचे हैं कि हमारी मातृभूमि को सुसज्जित सजाते हैं। सुहासिनी, सुमधुर भाषिनी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली हमारी मातृभूमि। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये प्यारा सा जो गीत है इसका मीनिंग आप समझे होंगे तो आपको पता चला होगा इस गीत में कितने सारे भाव छुपे हुए हैं। अब है साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी पढ़ा। अब कक्षा में आपको चर्चा करना और पता लगाना है कि दोनों में कौन सी बातें सेम है और कौन सी बातें अलग है। तो देखो सेम तो ये है कि दोनों कविताओं में भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा की गई है ना। जंगल की, झरने की, पानी की, फूल की, ये सब बताया गया है। लेकिन जो हमने पहली कविता पढ़ी उसमें जो यहाँ के महापुरुष हैं उनके बारे में भी बात की गई है, लेकिन वंदे मातरम में ये बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के बातें की गई है। ठीक है। अब आगे पढ़ने के लिए यहाँ पर एक और कविता दी गई है। पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा और पुष्प मतलब होता है फूल। फूल अपनी इच्छा इस कविता में बता रहा है। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। फूल यहाँ पर अपनी इच्छा बताते हुए कह रहे हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो फूल कह रहा है कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो गहनों में गूथा जाए, दुल्हन के वरमाला में गूथा जाए। मतलब जब शादी ब्याह होते हैं तो आपने देखा होगा जो माला पहनाई जाती है वह फूलों से बनी होती है। तो फूल कह रहा है मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं वरमाला में गूथा जाऊं, ना कोई बड़ा कोई राजा जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव पर मुझे चढ़ाना, ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करना चाहता है कि अरे वाह मैं तो बहुत महान हूँ कि मुझे तो भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जा रहा है। तो फूल कहता है कि मैं ऐसी भी कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। तो इतनी सारी चीजें तो पुष्प करना ही नहीं चाहता, फूल करना ही नहीं चाहता, तो उसकी इच्छा है क्या आखिर। चलिए रीड करते हैं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कितनी प्यारी कविता है। इसमें कह रहे हैं कि वनमाली को जो वन की देखरेख करते हैं उसको फूल कहता है, मुझे ना तो किसी मूर्ति पे चढ़ाना, ना किसी हार या माला में गूंथना, ना कोई बड़ा कोई राजा जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव पर मुझे चढ़ाना। नहीं, मुझे अपने भाग्य पर नहीं इतराना कि मैं देवों पर चढ़ाया जा रहा हूँ। बस तुम इतना करना कि मुझे उस पथ पर, पथ मतलब रास्ता, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि यानी अपनी जो हमारी ये मातृभूमि है उस पर शीश चढ़ाने, अपनी बलिदान देने के लिए वीर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन सैनिकों की बात की गई है, उन सभी लोगों की बात की गई है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए
अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो पुष्प वनमाली को कहता है कि मुझे तोड़कर उसी रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से ऐसे वीर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। तो ये थी कविता पुष्प की अभिलाषा, जो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। ये कविता भी देशभक्ति से ओतप्रोत है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 1 मातृभूमि कविता, जो कि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी थी, और पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, ये दोनों कविताएं हमने पढ़ी और इसकी वर्कशीट भी सॉल्व की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। तो चैप्टर 1 आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.